greetings and welcome in today's session. Today's session aims at fulfilling educational curriculum needs of BA Minor Psychology. The session aims at enlightening on behaviorist theory of B.F. Skinner and aims at covering module 1.2 approaches to study of psychology. Before proceeding with our session, it's important to give a vote of thanks to respected Director IEHE, Dr. Pragyesh Agarwal sir. Thank you for creating such an opportunity for us. I would like to thank convener E-Content Cell, Dr. Shivastav sir, and his whole team for facilitating and guiding us from time to time. Thank you, sir. So now let's begin with the topic today, Behaviorist Approach to Study of Psychology, B.F. Skinner's Theory of Operant Conditioning. लर्निंग आउटकम्स या पाठ्य उद्देश्य इस सेशन को अटेंड करने के पश्चात हमारे स्टूडेंट्स इन उद्देश्यों को पूर्ण कर पाएंगे. After completion of the module, the student will develop an understanding of operant conditioning. मॉड्यूल पूर्ण होने के पश्चात छात्र ऑपरेंट कंडीशनिंग के विकास को समझ सकेंगे. स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन ऑपरेंट कंडीशनिंग. छात्र ऑपरेंट कंडीशनिंग को परिभाषित करने में सक्षम हो सकेंगे. स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन ऑपरेंट कंडीशनिंग. छात्र ऑपरेंट कंडीशनिंग को समझाने में सक्षम हो सकेंगे. And students will also be able to design behavioral modules for target population. हमारे छात्र लक्षित समूह के लिए व्यवहार मॉड्यूल डिजाइन करने में सक्षम हो सकेंगे. हमारा आज का टॉपिक है व्यवहारवाद से जुड़ा हुआ है. इससे पूर्व बहुत सारे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी थे. हम एक ही सब्जेक्ट को कई सारे नजरियों से देखते हैं. तो ऐसे ही साइकोलॉजी को पढ़ने वाले विद्वज जो थे वो भी इसको कई एस्पेक्ट से देखते हैं. बिहेवियरिज्म के पहले फंक्शनलिज्म था बहुत ज्यादा चलन में और कुछ साइकोलॉजिस्ट जो कि बहुत डिसैटिस्फाइड हुए इस फंक्शनलिज्म से. सो उन्होंने अपने स्टडीज जो उन्होंने बहुत सारे स्टडीज किए, एक्सपेरिमेंट्स किए, इस बेसिस पे उन्होंने एक नए वाद या विचार को जन्म दिया या एक नया नजरिए को जन्म दिया जिससे हम साइकोलॉजी को अप्रोच कर सकते हैं. तो उस नजरिए या वाद का नाम था बिहेवियरिज्म या व्यवहारवाद. अकॉर्डिंग टू देम व्यवहार क्या हो सकता है या व्यवहारवाद क्या हो सकता है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं. आपकी स्क्रीन पे पहला वर्ड आया है स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक. हम साइकोलॉजी वालों के लिए बहुत अच्छी बात है कि स्टिमुलस या उद्दीपक कुछ भी हो सकता है. आपके एनवायरनमेंट में कोई भी ऐसी चीज, ऐसा पर्सन, कलर, बिहेवियर किसी का या कोई इंसिडेंस या कोई जगह जो आपके अंदर किसी भी तरीके का एक रिस्पॉन्स जगाती हो या प्रतिक्रिया जगाती हो, उसको हम स्टिमुलस कहते हैं. और इस होने वाले रिस्पॉन्स को जो कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको हम बिहेवियर या व्यवहार कहते हैं. अब जो ह्यूमन है वो एक कम्युनिटी में रहता है, सबके साथ में रहता है. तो इस कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए पहले भी कई तरह के व्यवहार रहे हैं जिन्हें कि इस ह्यूमंस द्वारा रिवॉर्ड किया जाता था. तो देखिए कोई भी प्रकार का बिहेवियर या व्यवहार जो कि पॉजिटिवली रिवॉर्ड हो रहा है हमारी कम्युनिटी के द्वारा या हमारे किसी लव्ड वन के द्वारा या किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा, तो ऐसा रिवॉर्ड या अवार्ड होने के पश्चात वो व्यवहार लर्न्ड बिहेवियर या अधिगमित व्यवहार में आता है. तो बेसिकली आप देख रहे होंगे कि व्यवहारवाद जो है वो स्टिमुलस यानी किसी भी प्रकार से के उद्दीपक के द्वारा होने वाले हमारे अंदर प्रतिक्रिया, जिसको कि हम व्यवहार के नाम से जानते हैं, यह अप्रोच हमारी साइकोलॉजी की है. साइकोलॉजी में बीएफ स्किनर इन्होंने इस व्यवहारवाद को जन्म दिया था. आज हम बीएफ स्किनर की थ्योरी कर रहे हैं तो क्योंकि इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लें. ये एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे. इनका जन्म 1904 में हुआ और मृत्यु 1990 में हुई. हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्रोफेसर रहे और व्यवहारवाद के जनक भी रहे. और साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, ढेरों ऐसी किताबें लिखी हैं कि हम इन्हें कहीं ना कहीं ऑथर की श्रेणी में भी रख सकते हैं. तो आज का जो हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो बीएफ स्किनर द्वारा किए गए ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स और उसके बेस पे बनी हुई एक थ्योरी के ऊपर आधारित है. तो हम देखेंगे आपके स्क्रीन पे सबसे पहले आ रहा है स्किनर बॉक्स. स्किनर बॉक्स हर कोई जानता है. ये स्किनर बॉक्स आप देख सकते हैं, इसमें एक स्पीकर है, इसमें एक सिग्नल है, इसमें लाइट्स हैं, लीवर है, खाना यानी कि पैलेट डिस्पेंसर है और एक आप देखिएगा इलेक्ट्रिक ग्रिड्स भी है नीचे. और
एक छोटा सा एक कनेक्शन भी दिया हुआ है इस बॉक्स के लिए। इलेक्ट्रिक जो शॉक होता है वो बहुत माइल्ड होता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म भी है जो कि रैट के रूप में है। अब हम देखते हैं कि स्किनर ने क्या बात की। हमें इस चूहे को किसी प्रकार का कोई व्यवहार सिखाना है या इस चूहे ने किसी प्रकार का व्यवहार कोई सीखा हो। वो कैसे सीखा हुआ इस बॉक्स के अंदर कंट्रोल्ड कंडीशन में एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। अब देखेंगे हम सबसे पहले पॉजिटिव रेनफोर्समेंट यानी धनात्मक पुनर्बलन की बात करेंगे कि इसके द्वारा इस चूहे ने कैसे अपने व्यवहार को सीखा। सबसे पहले आप देखिएगा जब हम इस बॉक्स में इस चूहे को डालते हैं तो वो क्या करता है, वो कुछ नहीं करता है क्योंकि उसे कुछ नहीं पता है कि वो कहाँ है। तो वो कई प्रकार के रैंडम बिहेवियर कर सकता है, उछल कूद मचा सकता है, यहाँ वहां जा सकता है और ऐसे ही उछल कूद मचाते हुए वो क्या करता है, ट्रिप्स ओवर द लिवर एक्सीडेंटली, यानी कि लीवर को वो अचानक दबाता है। लीवर को दबाने के बाद क्या होता है, उसको एज अ रिवॉर्ड भोजन मिलता है या ही इज रिवॉर्डेड फूड पैलेट्स। तो अब क्या हुआ, नाउ द रैट हैज लर्नड कि लीवर के दबाने से क्योंकि हमें पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के रूप में फूड पैलेट्स मिल रहे हैं, सो आई विल डू दिस बिहेवियर अगेन एंड अगेन, या फिर मैं जब चाहूँ या मुझे खाने की जरूरत होगी तो मैं लीवर को प्रेस करूंगा। सो अल्टीमेटली द रैट हैज लर्नड टू प्रेस द लीवर एंड गेट फूड। सेकंड कंडीशन भी रखी स्किनर ने अपने बॉक्स में, दैट वाज नेगेटिव रेनफोर्समेंट, क्योंकि ये करंट ऐसे ही नहीं है। ऋणात्मक पुनर्बलन, ऋणात्मक पुनर्बलन में क्या होता है, माइल्ड इलेक्ट्रिक करंट वाज रन ऑन द इलेक्ट्रिक ग्रिड, यानी कि हल्की बिजली की तरंगे जो है वो इलेक्ट्रिक ग्रिड पे दौड़ाई गई। उससे क्या हुआ, बहुत अनईजी या अनप्लीजिंग सिचुएशन क्रिएट हुई उस चूहे के लिए और फिर उसने क्या किया, उछल कूद मचाना शुरू किया और एक्सीडेंटली फिर से क्या होता है, वो लीवर को प्रेस करता है। लीवर को प्रेस करने से इस बार क्या हो रहा है कि बिजली बंद हो गई। चलो चूहे ने ये भी सीख लिया कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट दौड़ेगा तो थोड़ी देर अनईजी होने के बाद वो लीवर को जरूर दबाएगा। अब साथ में एक क्यू यानी कि एक निशानी भी दी गई, उस चूहे को एक संकेत दिया गया कि एक रेड लाइट जलने के थोड़ी देर के बाद में करंट दौड़ना शुरू होता था। तो ये ऑब्जर्व किया स्किनर ने कि जैसे ही रेड लाइट ऑन हुई उस चूहे ने स्वतः लीवर को प्रेस करना सीख लिया क्योंकि वो उस अनप्लीजिंग सिचुएशन में नहीं जाना चाहता था। तो यहाँ पर ऋणात्मक पुनर्बलन के द्वारा चूहे को उसके अनप्लीजिंग सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए उसे लीवर प्रेसिंग का बिहेवियर सिखाया गया। तो ये दो कंडीशंस में आपने देखा कि इस चूहे ने कैसे इस व्यवहार को सीखा। इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद स्किनर ने अपनी थ्योरीज की कुछ पोस्टुलेशन दिए यानी कि अवधारणाएं दी। इन अवधारणाओं को हम 2 या 3 भाग में बांट सकते हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं रेनफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन। पुनर्बलन क्या हो सकता है यानी कि रेनफोर्समेंट क्या हो सकता है। रेनफोर्समेंट वो ऐसी संभावनाएं हैं या व्यवहार है या आपका रिवॉर्ड है जो वांछनीय व्यवहार की संभावनाएं बढ़ाती हैं, यानी कि भविष्य में उस प्रकार की व्यवहार के होने की संभावनाओं को बढ़ाती हैं। आप देखिएगा कि यहाँ पर 2 प्रकार के रेनफोर्समेंट्स हैं, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और नेगेटिव रेनफोर्समेंट। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट यानी धनात्मक पुनर्बलन से हम क्या तात्पर्य समझते हैं, चूंकि पॉजिटिव है प्लस का साइन लगाइएगा और चूंकि रेनफोर्समेंट की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम वांछनीय परिणामों को ऐड करते हैं या जोड़ते हैं ताकि वो पर्टिकुलर बिहेवियर जो है वो बार बार हो सके। जैसे कि आपने छोटे बच्चों को देखा है, वो अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं तो उन्हें वेरी गुड, एक्सीलेंट, टीचर्स ये सब चीजें देते हैं। सो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है क्योंकि वो ऐड हो रहा है उसके रेनफोर्समेंट्स में। नेक्स्ट आप देख रहे हैं नेगेटिव रेनफोर्समेंट यानी कि ऋणात्मक पुनर्बलन। ऋणात्मक पुनर्बलन क्या होता है, आपके एनवायरनमेंट से किसी भी प्रकार के अनप्लीजिंग कॉन्सिक्वेंसेस को हटाना या घटाना या माइनस करना, दैट इज नोन एज नेगेटिव रेनफोर्समेंट। आप पिक्चर में देख सकते हैं एक बच्ची है जो लगातार कोशिश कर रही है कि उसको सुबह जल्दी उठने की एक हैबिट डेवलप हो। उसके लिए वो क्या करती है, एक अलार्म क्लॉक लगाती है। अलार्म क्लॉक से होने वाला जो हल्ला होता है वो किसी को भी प्लीजिंग नहीं लगता है, लेकिन अल्टीमेटली उसे बंद करने के लिए उसको उठना पड़ता है। तो इस तरीके से वो अपने अंदर उस नेगेटिव चीज को हटा करके एक व्यवहार को सीखने की कोशिश कर रही है कि वो सुबह जल्दी कैसे उठे। तो ये रही हमारी रेनफोर्समेंट की बातें, पुनर्बलन की बातें। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं पनिशमेंट या दंड।
स्किनर का दूसरे केस में आपने देखा जब वो रैट को नेगेटिव रेनफोर्समेंट दिया जा रहा था तो कहीं ना कहीं वो पनिशमेंट की श्रेणी में आता है। सो लेट्स सी कि पनिशमेंट के बारे में स्किनर का क्या कहना था। स्किनर का ये कहना था कि जैसे ही हम पनिशमेंट देते हैं किसी को तो वो एक अवांछनीय परिणाम की या अनवांटेड बिहेवियर जो है उनके होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम करते हैं। पनिशमेंट फिर से दो प्रकार के होते हैं, दैट इज पॉजिटिव पनिशमेंट यानी कि सकारात्मक दंड और नेगेटिव पनिशमेंट यानी कि नकारात्मक दंड। पॉजिटिव में हम फिर से कुछ चीज ऐड करेंगे, लेकिन चूंकि ये पनिशमेंट है तो यहाँ पर हम अप्रिय परिणाम को ऐड करते हैं। अप्रिय यानी कि अनप्लीजिंग। एग्जाम्पल, इस बच्चे को आप देख रहे हैं पिक्चर में, इसने जरूर कोई बदमाशी की होगी जो कि इसका बिहेवियर जो है पसंद नहीं आया होगा, तो उसे टाइम आउट की कंडीशन में रखा गया। टाइम आउट की ऐसी कंडीशन जो कि बहुत अनप्लीजिंग है, जिसमें वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं कर सकता, तो इस अप्रिय परिणाम को जोड़ा गया ताकि भविष्य में उसकी वो जो अनडिजायर्ड बिहेवियर था वो कम हो जाए। सो दैट इज पॉजिटिव पनिशमेंट। नेगेटिव पनिशमेंट में देखिएगा आप, यहाँ पर नो टीवी पनिशमेंट। अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ से माइनस हुआ है कोई भी प्लीजिंग सिचुएशन को माइनस किया हुआ है, यानी कि फोन हुआ, टीवी हुआ या मे बी खेलना कूदना हुआ, इन सारी सिचुएशंस को हमने माइनस किया है ताकि जो बिहेवियर, जो गलत बिहेवियर वो हो रहा था वो भविष्य में होने की संभावनाएं कम हो जाए। तो पनिशमेंट का जो मेन एम होता है वो ये होता है कि पनिशमेंट देने के बाद जो अनडिजायर्ड बिहेवियर है उसके होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाए। और ये पनिशमेंट दो तरीके से दी गई है, पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट। सेम वे शेड्यूल्स ऑफ रेनफोर्समेंट यानी पुनर्बलन अनुसूची के बारे में भी स्किनर ने बहुत एम्फेसिस किया है कि हम जो रेनफोर्समेंट्स देते हैं वो किस तरीके से देते हैं या किन शेड्यूल्स में दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा जो भी पुरस्कार परिदान होते हैं वो किसी भी व्यवहार को स्ट्रेंथन करते हैं, और इन पुरस्कारों को हम क्या कहते हैं, रेनफोर्समेंट्स। इनको देने के तरीके आप देखिएगा, पहला है फिक्स्ड या निश्चित, ठीक, और दूसरा है वेरिएबल या अनिश्चित। फिक्स्ड या अनिश्चित में भी आप देखिएगा कि पहला है इंटरवल यानी अंतराल, यानी कि आपने यदि डिसाइड कर रखा है कि इतने टाइम के बाद हम किसी प्रकार का रेनफोर्समेंट देंगे, मसलन 5 सेकेंड्स, 1 मिनट, 2 मिनट के बाद में आप किसी भी प्रकार के रेनफोर्समेंट को देने की सोच रहे हैं, सो दैट इज नोन एज फिक्स्ड इंटरवल रेनफोर्समेंट। सेकेंड आप देख रहे हैं रिस्पॉन्स यानी कि प्रतिक्रिया, यानी कि आपने अपने एक्सपेरिमेंट में ये डिजाइन कर रखा है कि हमें 2 रिस्पॉन्सेस के बाद में या फिर 3 रिस्पॉन्सेस के बाद में ही रेनफोर्समेंट देनी है, तो वो आपका डिजाइन जो है फिक्स्ड रिस्पॉन्सेस रेनफोर्समेंट में आ जाएगा। सेकेंड है अनिश्चित या इनवेरिएबल। इसमें भी आप फिर से देखिएगा टाइम है या इंटरवल है, यानी कि आपने ये सोच रखा है कि आप रैंडमली चूज करते हैं कि आप हो सकता है इस ट्रायल में 6 सेकंड के बाद में आप दें रेनफोर्समेंट, और आपको ये लग रहा है कि नेक्स्ट ट्रायल में हम 10 सेकंड्स के बाद में दें, तो ये आप रैंडमली असाइन करके अपने हर ट्रायल का जो इंटरवल है वो अलग अलग रख सकते हैं, यानी कि वो सेम नहीं होगा। सो दिस विल बी नोन एज वेरिएबल या अनिश्चित इंटरवल। सेम वे आप रिस्पॉन्सेज फिर से देख रहे हैं, ये फिर से नाम से ही सबको समझ में आ रहा होगा कि आफ्टर अ रैंडम नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, यानी कि आपने कुछ भी सिलेक्ट किया हो रैंडमली कि हो सकता है 2 रिस्पॉन्सेज के बाद में, नेक्स्ट ट्रायल में हम 5 रिस्पॉन्सेज के बाद में दे रहे हों, तो इस तरीके का एक सिलेक्शन या वेरिएबल जब हम बनाते हैं तो इट इज नोन एज वेरिएबल रिस्पॉन्सेज रेनफोर्समेंट। तो ये शेड्यूल्स ऑफ रेनफोर्समेंट है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इनके ऊपर बहुत कुछ बेस होता है कि हम किस प्रकार का बिहेवियर सिखाना चाह रहे हैं, या कितनी जल्दी सिखाना चाह रहे हैं, या कितनी दृढ़ीकरण या स्ट्रेंथ से उसको सिखाना चाह रहे हैं। हर रेनफोर्समेंट शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट के अलग अलग रिजल्ट्स आ सकते हैं। सो दिस वॉज योर BF स्किनर थ्योरी इन द फॉर्म ऑफ रेनफोर्समेंट्स, पनिशमेंट्स एंड शेड्यूल्स ऑफ रेनफोर्समेंट। आपके ज्ञानवर्धन के लिए आप यहाँ लर्निंग रिसोर्सेज में और सोर्सेज दिए हुए हैं, इनको आप जरूर रिफर कर सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ असेसमेंट क्वेश्चंस भी दिए हैं जो कि ई टेक्स्ट में अवेलेबल हैं आपको। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने स्क्रीन में पहला क्वेश्चन इस प्रकार है जिसका कि आंसर सी है। सेम वे सेकंड क्वेश्चन भी इस तरह से है। In operant conditioning, what is negative reinforcement? Adding something unpleasant after behavior, removing something unpleasant after behavior, adding something pleasant after behavior, removing something pleasant after behavior.
So your answer is B, that is removing something unpleasant after a behavior. इस तरीके के और असेसमेंट्स आप अच्छे से कर सकते हैं ताकि आपको समझ में आए कि आपका ज्ञानवर्धन कितना होगा. Thank you. Keep learning. Keep growing.